हिंदू नववर्ष केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसे समय के एक नए चक्र की शुरुआत माना जाता है। तो ब्रह्म पुराण में उद्धृत है, लिखा हुआ है कि इसी दिन सृष्टि की संरचना की थी ब्रह्मा जी ने। अब हमारी पृथ्वी आधी उम्र पार कर गई है और ये रौद्र संवत्सर शुरू हुआ है। रौद्र संवत में राजनीतिक घटनाएं, सत्ता परिवर्तन या कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने जिसकी उम्मीद ना हो वो घटित होती हैं। इस बार राजा बृहस्पति है, मंत्री मंगल है, गृह मंत्री चंद्रमा है और हमारे खाद्यान्न मंत्री बुध हैं। तो ये कुछ विशेष इंडिकेशंस दे रहे हैं। विश्व की बात करूं और वैश्विक हालातों की बात करूं, हमने युद्ध की बात करी, आपदाओं की बात करी, भारत को अगर हम सेंटर में रखकर देखें, क्या संकेत इस बार मिल रहे हैं? मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। ये पेट्रोल प्राइसेस हमारे या पेट्रोल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस एकदम शूट अप करेंगे। क्या ये जो क्षेत्रीय युद्ध हो रहा है, क्या ये वैश्विक युद्ध में भी बदल सकता है? आप क्या देख रहे हो? देखिए, मैं सोने चांदी के दाम की अगर बात करूं तो इस समय सबसे बड़ा निवेश का एक सबसे अच्छा तरीका, सेफ तरीका माना जाता है। जो लोग अपने तरीके से शेयर मार्केट में चलते रहते थे या जो प्रॉपर्टी मार्केट में चलते रहते थे, अगर अब भी वैसे चलेंगे तो नुकसान होना तय है। चेंज इन लीडरशिप की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा। तो चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे वो सेंटर की लीडरशिप हो। अब आ गया है एआई बता रहा है, बन गया है ज्योतिष और आपको बता रहा है भविष्य। क्योंकि और फील्ड की आप एक बार बात कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो कर रहे हैं ना, वो तो कहीं से भी मतलब स्वीकार के योग्य नहीं है। एआई बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन एक डेवलप्ड सोसाइटी का या सोशल डेवलपमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। यह हमें मान के चलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं बतरस। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए साल की शुरुआत होती है। 2026 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को शुरू हो रही है और इस दिन से ही नवरात्र भी आरंभ होते हैं। हिंदू नववर्ष केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसे समय के एक नए चक्र की शुरुआत माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर पूरे साल का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हर बार जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है तो एक सवाल भी साथ खड़ा हो जाता है, आने वाला साल दुनिया और इंसानियत के लिए कैसा रहेगा? अगर आज की वैश्विक स्थिति पर नजर डालें तो दुनिया काफी अनिश्चित दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ सालों में कई जगहों पर युद्ध और भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़े हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी जारी है, जिससे यूरोप की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा है। वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलती हुई दिखाई दे रही है। इन सब का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है। युद्ध, महंगाई और सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। यही वजह है कि सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है और इसके दाम भी बढ़ रहे हैं। इस बीच एक नया सवाल भी सामने आ रहा है, क्या भविष्यवाणी के क्षेत्र में एआई की भूमिका बढ़ेगी? हिंदू नववर्ष की शुरुआत में ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई चुनौतियों और संभावनाओं के बीच खड़ी है। युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और तेजी से बदलती तकनीक के दौर में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाला समय मानव समाज को किस दिशा में ले जाएगा। बतरस में आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर पवन सिन्हा हमारे साथ हैं, भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, आध्यात्मिक गुरु, लेखक और शिक्षाविद हैं। उन्हें टीवी और सोशल मीडिया पर लोग अक्सर गुरुजी या एस्ट्रो अंकल के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिष, अध्यात्म, जीवन प्रबंधन और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शक देते हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम नामक एक संस्था की स्थापना भी की है, जहां ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान पर भी शोध और शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा पवन चिंतन धारा आश्रम नामक एक आध्यात्मिक संगठन भी चलाते हैं, उसका मार्गदर्शन का काम भी करते हैं। और जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य ऋतु जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पवन जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, इसको क्यों खास माना जाता है? नववर्ष इस दिन क्यों मनाया जाता है और इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? नववर्ष वो दिन है
जिस दिन इस धरती का निर्माण शुरू हुआ, और धरती पे का जो निर्माण है वो अभी भी हो ही रहा। अभी देखिए कि आप गुजरात साइड में कुछ टेक्टोनिक मोशंस ऐसे हो रहे हैं, एवरेस्ट अभी भी और ऊंचा हो रहा, तो धरती का निर्माण तो अभी हो ही रहा है। तो नव संवत्सर इस दिन मनाते हैं, और प्रारंभ में शक्ति की उपासना इसलिए की जाती है कि वह प्रकृति में, वह हमारी प्रकृति है, तो प्रकृति में प्रकृति के गुणों से मनुष्य जाति को, वनस्पति को बहुत लाभ पहुँचे, तो इसलिए वो मनाते हैं। और इस बार राजा बृहस्पति है, मंत्री मंगल है, गृह मंत्री चंद्रमा है, और हमारे खाद्यान्न मंत्री बुध हैं। तो ये कुछ विशेष इंडिकेशंस दे रहे हैं, और जिन ग्रह योगों में ये नव संवत्सर शुरू हो रहा है ये बहुत विशेष है, तो इसका भी हमको विवेचना करनी चाहिए। और जो पंचांग पढ़ने की पद्धति है आपके माध्यम से, वो आज हम लोग बैठ के यहाँ पढ़ेंगे, जिससे आगे आने वाला जो वर्ष है ये कैसा होगा इसके बारे में पता लगेगा। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हमेशा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। हमारी नवरात्रि का भी प्रथम दिन वो होता है, और इसके पीछे अगर हम कारण की बात करें तो ब्रह्म पुराण में उद्धृत है, लिखा हुआ है कि इसी दिन सृष्टि की संरचना की थी ब्रह्मा जी ने। और उस बात को अगर हम काउंट भी करते हैं तो 1 अरब 15 करोड़ वर्ष हो चुके हैं सृष्टि की रचना आरंभ हुए, सृष्टि का आरंभ से। और इसी दिन हमारे जो महान सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत भी शुरू करा था, जैसे कि हम विक्रमी संवत भी कहते हैं। चंद्रमा का भी हम कहते हैं कि जो कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा की कला का प्रथम दिन होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, और ये जो माह होता है चैत्र, वो चित्रा नक्षत्र को समर्पित है। तो ये कारण है कुछ, और इसीलिए, और अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें ना, तो आप देखिए कितना सुंदर सुहावना मौसम होता है कि जब हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है तो सभी में ओज, उत्साह, बड़ी सकारात्मकता रहती है प्रकृति में। चारों तरफ आप देखेंगे तो एक नई ऊर्जा दिखती है, नए नए फूल खिलते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। फागुन के बाद ये शुरू होता है। और ये भी होता है ना कि हम देखिए जब हम होलिका दहन करते हैं ना, उसके 10-15 दिन पहले, तो इसके पीछे भी बड़ा कारण है कि होलिका दहन में कई कई जगह आपने सुना होगा कि सम्मत जलाना, ऐसा वर्ड होता है, लोक भाषा में लोग बात करते हैं, क्योंकि उसके 10-15 दिन बाद ही नया वर्ष आरंभ होता है। तो हम कहते हैं पुरानी जो जितनी भी बुरी यादें हैं, जो नकारात्मकता थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो सब हम स्वाहा कर देते हैं, और फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम नववर्ष की शुरुआत करते हैं, देवी माँ की आराधना करके, उनकी पूजा करके, और नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इस दिन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पंडित जी, ये भी बताइए कि अब ग्रह नक्षत्र माना जाता है कि उस दिन जब शुरू हो रहा है नया साल, उस दिन के ग्रह नक्षत्रों को देख के साल भर का अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल इस दिन का जो पहला दिन है वो हमारे यहाँ नियम है, और वो नियम ही ये है कि इस दिन पंचांग पढ़ा जाएगा। पंचांग पढ़ने का एक समय होता है, और उस दिन घर के सब लोग बैठते थे, और वहाँ पर पुरोहित जी, गुरु जी वो पंचांग बताते थे, और जिसको जो सावधानियाँ बरतनी है उसके अनुसार वो बताते थे। राजा कौन है, मंत्री कौन है, मन की स्थिति क्या रहेगी, खाद्यान्न की स्थिति क्या रहेगी, वर्षा की स्थिति क्या रहेगी, दैवीय आपदाओं की स्थिति क्या रहेगी, और राष्ट्र कितनी उन्नति करेगा, आदि आदि, ये सब विश्लेषण घर घर में सुना जाता था। अब धीरे धीरे ये चीज़ें अब समाप्त होने लगी हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीवी चैनल्स का और जो डिजिटल मीडिया है कि इसने इन चीज़ों को फिर से पॉपुलराइज करना शुरू किया। नहीं तो एक वक्त था बहुत लंबे समय तक ये पंचांग पढ़ना समझना बंद हो चुका था। तो इस दिन का ये महत्व है कि आने वाले वर्ष में क्या सावधानियां रखनी है वो क्लियर हो जाता था, और कहाँ हमें एकदम दौड़ते चले जाना है और बहुत सारा फॉर्चून इकट्ठे कर लेने हैं, भाग्य बना लेना है, वो सब स्पष्ट हो जाता था। तो उस दिन के लिए इस वजह से ये दिन महत्वपूर्ण होता है। और हमारी जो कैलकुलेशंस है वो सृष्टि के पहले दिन की कैलकुलेशन से शुरू है, और हमने 2000 या 1500
वर्ष से पृथ्वी को नहीं देखा है। हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन है वो एक मील से शुरू होती है, फिर हम वो दिन तक आते, इतनी लंबी कैलकुलेशंस है जो करोड़ में चली जाती है। यानी जब अमीबा आया वहां से हम अपनी सृष्टि का विकास मानते हैं और उसी विकास के चरणों में हम मनुष्य का विकास खोजते हैं। तो इसमें श्री राम जी भी हैं, इसमें श्री हनुमान जी भी हैं, इसमें बहुत सारे अन्य प्रतापी राजा हुए हैं। तो इसको इसलिए जो पहला संवत्सर है उसे हम ब्रह्म संवत्सर कहते हैं और वहां से पूरा सृष्टि का किस प्रकार से उदय होता है इन सब बातों को हम वहां से सीखते हैं। अब हमारी पृथ्वी आधी उम्र पार कर गई है और ये रौद्र संवत्सर शुरू हुआ है। संवत्सर का मतलब एक वर्ष हमारे अनुसार क्या होता है, सूर्य के अनुसार नहीं, चंद्रमा के अनुसार। और एक वर्ष में ये आवश्यक है कि 6 ऋतुएं पूर्ण हो, तब वो एक वर्ष माना जाएगा। इस बार का जो ये वर्ष है ये 13 महीनों का वर्ष है, ठीक है। एक अधिमास है जो जेठ के महीने में लगेगा। तो कोई भी लोग जो मंगल कार्य करना चाहते हैं वो जेठ के महीनों को अवॉइड कर दें। कौन से महीने वो एक बार बताइए? जेठ के? जून के, ऐसा समझिए 2 बार जून पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो जेठ का महीना यानी ज्येष्ठ महीना ये जो होता है इसे अवॉइड करें और उसके बाद फिर अच्छा समय है वहां वो मंगल कार्य कर ले। तो ये 13 महीनों का एक संवत्सर है, यानी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसे रौद्र संवत्सर कहते हैं? ये रौद्र संवत्सर है। इस संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर है। और ये जो नाम रखे गए हैं ये भी बहुत साइंटिफिकली है, उनकी नेचर के बेसिस पर ये नाम रखे गए। यानी जगह जगह विप्लव देखने को मिलेगा। जहां हम पंचांग पढ़ रहे हैं वहां भी, और वहां बैठकर हम दूसरे देशों में या दूसरी धरती पे या आइलैंड्स में वहां क्या हो सकता है वो सब यहाँ हम जानने का प्रयत्न करते हैं और जान लेते हैं बड़े आसानी से। जी, मेरा अगला सवाल ही यही था कि जब हम किसी व्यक्ति की भविष्य की बात करते हैं तो हमें उनके जन्मतिथि, स्थान और ये सब जानने आवश्यक होता है। तो क्या इस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में क्या हम देश विदेश और जो होने वाली परिस्थितियां उनको भी भाप सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो ग्रहों की स्थिति होती है, जो ग्रहों का गोचर होता है वो पूरे वैश्विक स्तर पर होता है ना, किसी पर्टिकुलर किसी देश के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये तो ब्रह्मांड संहिता का नियम है और उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें चलती हैं। जो खगोलीय घटनाएं हैं, जैसे इस वर्ष 4 ग्रहण हो रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, तो और पुरुषोत्तम माह जैसे हमारे आदरणीय श्रीमन ने बताया अभी, तो क्योंकि हर 3 वर्ष बाद जो 1 महीना ऐड होता है तो इस वर्ष 13 महीनों का ये वर्ष है और ये सभी पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बोलते हैं ना यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो जो जो चीज़ें ब्रह्मांड में घटित होती हैं वही हर व्यक्ति के अंदर भी होती हैं। हमारे अंदर भी ब्रह्मांड के जो हम कहते हैं ना पंच तत्व वो पूरे के पूरे हैं। तो जब भी ग्रहों का गोचर होता है, नक्षत्रों का होता है, तो उसका प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पड़ता है। और ये जैसा अभी बताया कि रौद्र संवत है, तो रौद्र का जो शाब्दिक अर्थ है क्रोध से हम लेते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं, ये ना एक निर्णायक वर्ष होता है, एक निर्णायक संवत होता है। इसमें आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जो कि आपके जीवन को एकदम परिवर्तित कर देती हैं अचानक से। और इसको ना हम रुद्र से भी लेते हैं, तो भगवान महादेव का एक नाम रुद्र है, तो हम रुद्र संवत भी कहते हैं। तो भगवान शिव की कृपा, अब देखिए शिव संहार करता है, संहार करता है ना, जब वो तांडव करते हैं, जब उनका डमरू बजता है तो प्राकृतिक रूप से बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे विश्व की बात हम करें तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो रौद्र संवत में राजनीतिक घटनाएं, सत्ता परिवर्तन या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने जिसकी उम्मीद ना हो वो घटित होती हैं। और क्रोध लोगों में बढ़ता ही बढ़ता है, लोगों में एक सत्ता की लड़ाई, एक पावर की लड़ाई देखने को मिलती है और आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं। और इस बार बृहस्पति राजा हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, देखा जाए तो बहुत शुभ सूचना है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें ना, 2025 आपने देखा था कि न्यूमरोलॉजी से मंगल का वर्ष था, न्यूमरोलॉजिकल तौर पे, तो लोग बात करते हैं कि क्या परिवर्तन होगा। तो आप देखिए कुछ ज़्यादा परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले बार सूर्य राजा थे
और मंगल न्यूमरोलॉजिकल से थे और वैसे भी मंत्री थे। तो इस वर्ष हमारे जो राजा भले बृहस्पति हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी से सूर्य का वर्ष हम बोल रहे हैं, मंगल मंत्री बन के आ रहे हैं। तो जो घटनाएं हुई थी ना, जैसे आतंकवादी घटनाएं, युद्ध की स्थिति, बहुत सारी चीजें हमने लोगों का इतना देखा था कि लोग कुछ भी ऐसी चीजें, बहुत सारी घटनाएं थी ना कि लोगों के मर्डर ऐसे ऐसे हमने देखे कि जो एरोप्लेन क्रैश होना, अग्निकांड बहुत देखे, प्राकृतिक आपदाएं देखी। तो बहुत चेंज इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत चेंज नहीं हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति राजा आके बैलेंस करेंगे। तो अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, अपने धर्म को लेकर ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रहेंगे थोड़ा, इस पर आप देखेंगे ना कि जिन्होंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया उनके हाथ में भी आप जाप माला देखेंगे इस वर्ष। तो पंडित जी क्या होता दिख रहा है? अगर मैं विश्व की बात करूं और वैश्विक हालातों की बात करूं, हमने युद्ध की बात करी, आपदाओं की बात करी, भारत को अगर हम सेंटर में रखकर देखें, क्या संकेत इस बार मिल रहे हैं? देखिए, बृहस्पति अतिचारी है, जिसके बारे में आदरणीय आचार्य जी ने बताया। अतिचारी का मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और अभी 3 वर्ष तक वो और अतिचारी रहेगा। तो जब किसी भी चीज की गति सामान्य गति से तेज हो जाती है तो वह उसी के जो गुण होते हैं वो अवगुण में बदलने लगता है। तो बृहस्पति की जो आदत है ना, संभल के चलना, अच्छे से बोलना और धर्म के रास्ते पर चलना, वो गड़बड़ जाएगा। अब उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई और आर्थिक जगत में ये आपको देखने को मिलेगा, अचानक कोई मार्केट उठेगा और अचानक ओवरनाइट नीचे गिर जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों को तो फायदा होता ही है, लेकिन ज्यादातर लोग सड़क पर तक आ सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना होगा क्योंकि राजा है बृहस्पति और राजा का, जैसे आपने भी ऋतु जी ने, कि उसके अनुसार ही चलने में भलाई है। हाँ। तो यहाँ पर दिक्कत यही है कि जो लोग अपने तरीके से शेयर मार्केट में चलते रहते थे या जो प्रॉपर्टी मार्केट में चलते रहते थे, अगर अब भी वैसे चलेंगे तो नुकसान होना तय है क्योंकि स्पीड बहुत तेज है। यानी इकोनॉमी में बहुत सारा बबल आपको क्रिएट होता है, गुब्बारा जैसे बुलबुला होता है ना, ये बुलबुला सा उठता दिखाई देगा। हमको लगेगा कि डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वो फूट जाएगा और उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्या चीजों को लेकर सतर्क रहें, क्या चीज को लेकर सावधान रहें? पढ़े बिना शेयर मार्केट में एंट्री ना करें। दूसरी चीज मैं ये सबसे कहूंगा, चाहे वो शेयर मार्केट है या बुलियंस का मार्केट है, इन दोनों मार्केट में बहुत तेजी से गेन होगा। तो पैसा बहुत सोच कर लगाए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए का गेन हो गया तो उसने फिर वो 1 लाख लगा दिया कि अब 5 हो जाएगा। नहीं होगा, अचानक कड़ाक से मार्केट गिरेगा और ये पूरे 1 वर्ष, पूरे 13 महीने ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें पैसा बचाते हुए कमाना है, बस यही सूत्र ध्यान रखना है कि जो हमारे पास पैसा आ गया हम पहले उसको डिपॉजिट में अपने रख लें और उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते रहे। या चूंकि शेयर मार्केट चूंकि मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैं जो बेसिक चीजें जानता हूं ग्रह के अनुसार, उसके अनुसार बता रहा हूं कि ऐसे शेयर्स जो लॉन्ग टर्म है, जिनके रिजल्ट 2 साल 3 साल में मिलने हैं, या ऐसी कोई भी चीजें हैं, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते होंगे, तो उनके जिनके रिजल्ट बहुत लंबे समय में मिलने हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो प्रॉपर्टी खरीदीजिए जिन प्रॉपर्टी के 3 साल बाद ही हमें बेचने की जरूरत पड़े तो रेट्स अच्छे मिलेंगे, अन्यथा रेट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि हर आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, हर आदमी के पास घर की इच्छा आ गई है, लेकिन घर फिर खाली क्यों पड़े हैं? अब ये देखिए कि बहुत सारे मेट्रो सिटीज ऐसे हैं, बहुत सारे प्राइम एरियाज ऐसे हैं जहां घर बने हैं खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इधर हम निगाह डालेंगे तो बृहस्पति का खेल समझ में आ जाएगा।
तो हमको बहुत सोच समझकर प्रॉपर्टी लेनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, और ये मान के चलना है कि 3 साल तक हमें इसे सेल ऑफ करना ही नहीं। ठीक है। अपने ऐसे हो जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए अलग बात है, नहीं तो सेल ऑफ हमें करना नहीं। जो लोग फॉरेन ट्रेड में हैं उन्हें और ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में इतने अपसाइड डाउन चेंजेस होंगे। जैसे ट्रम्प के एक जरा से चेंज, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट आया और रूपी देखे अगेंस्ट डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, और इसका इम्पैक्ट सब जगह आएगा। हालांकि बहुत सारी चीजों में सरकार कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि अब इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। तो दुनिया में जहां जो हो रहा है उसका असर हम पर भी पड़ेगा, हम जो भी कुछ करेंगे उसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है और ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, जिसमें भारत एक मजबूत एक्टर है, मजबूत प्लेयर है फॉर्चुनेटली। तो ये स्थिति लेकिन भारत के लोगों में वो रोष उत्पन्न करेगी, और उनको ये लगेगा कि ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, और उस स्थिति को संभालने में दिक्कत होगी। और एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया रितु जी ने कि धर्म का जो रास्ता है वो बिगड़ेगा थोड़ा सा। बिगड़ के क्या, वो कट्टरवाद की तरफ जाएगा। कोई भी संस्कृति हो, अगर वो कट्टरवाद की तरफ चली जाती है तो और यह उसकी सहिष्णुता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, वो रक्षा की जगह आक्रमण करने लग जाती है, या अपना सुधार किए बिना दूसरों पे कटाक्ष करेगी, तो धार्मिक उन्माद भी होगा और एक धर्म के भीतर भी उन्माद होगा। जैसे हिंदू धर्म के भीतर खुद भी बट जाएंगे, बटना शुरू हो जाएंगे। संत लोग बटे तो बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि संत लोग एक साथ एक फोरम पर आए तो भारत ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखा, और भाजपा भी उसी वजह से कहीं ना कहीं सत्ता में आई रही। और अदरवाइज हम कोई इकोनॉमिक मॉडल्स की बात करें तो भारत की जनता उसे नहीं समझती। हार्डली 10 करोड़ लोग होंगे, 20 करोड़ लोग होंगे जो उस मॉडल्स को समझते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो नहीं। उनको ये लगता है कि मेरी संस्कृति खतरे में है और मुझे बचाने वाले श्री मोदी जी हैं, बस उसके लिए इतना बहुत है। मेरे पर्व त्योहार मंदिर खतरे में है, बचाने वाले श्री मोदी जी। ये सोच के संतों ने लोगों को पोलराइज किया और उसका लाभ मिला। और यही संत यदि बट गए तो आप सोच लीजिए कि पार्टी पॉलिटिक्स में तो कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा, लेकिन सनातन संस्कृति का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और अगर आपस के धर्मों के बीच में कोई कट्टरवाद पनप गया, वो हमारे देश ने देखा है, हमारे देश ने देखा है, बिल्कुल। तो उससे राष्ट्र का नुकसान। मैम, आपने ये कहा था कि कोई ऐसा देश जो कि युद्ध से बहुत दूर रहा हो वो युद्ध में आएगा, हमने देख ही लिया। तो आगे के प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या ये जो क्षेत्रीय युद्ध हो रहा है, क्या ये वैश्विक युद्ध में भी बदल सकता है? आप क्या देख रहे हो? देखिए, अगर सितारों की बात करें तो ऐसा वैश्विक युद्ध के तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं, जैसा मेरा आकलन है। ये छोटे छोटे युद्ध आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज में, क्षेत्रीय युद्ध, लेकिन वैश्विक स्तर पे अगर हम विश्व युद्ध की बात करें तो उसका भी मेरे हिसाब से कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मेन क्या है, देखिए, जब राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं तो एक जन आंदोलन, एक सत्ता का विरोध, ये हमेशा जब भी शतभिषा में राहु आते हैं तो एक जन आंदोलन हम देखते हैं। और इसमें अच्छा ये है कि तकनीकी विकास भी बहुत होता है। तो और जैसे हम बात करें ना कि एआई बहुत ज़्यादा हमें डोमिनेट करने लगेगा, इंसान को एआई डोमिनेट करेंगे, तो वो क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में है तो एआई में अचानक से बहुत प्रोग्रेस दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करता हुआ दिख रहा है एआई। और जन आंदोलन, छोटी छोटी बातों पे विरोध जताना, सत्ता के विरोध में खड़े होना, कोई महामारी का आना, तो ये राहु इंगित कर रहा है कि जब तक शतभिषा में है। और देखिए उसका प्रभाव तो अभी लंबा, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक रहेगा राहु का, क्योंकि जाने के बाद भी उसका प्रभाव रहता ही रहता है। तो तब तक कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती हुई दिख रही है जो एक भय का कारण है कि कोई भी कोरोना जैसी तो नहीं, लेकिन हाँ महामारी जरूर आती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात है, इस वर्ष 2 खप्पर योग भी पड़ रहे हैं, 2 बार खप्पर योग, तो ये भी थोड़ा प्राकृतिक आपदा, बीमारी और इस तरह की चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं
लोगों में। अब शुरू में भी आप देखिए, अगर हम 19 मार्च के भी हम कुंडली लगाते हैं तो लग्न, मेन लग्न आ रहा है और चंद्रमा शनि एक साथ है, विष योग शुरू में ही, वर्ष के शुरुआत में ही विष योग बना हुआ है। सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, सूर्य शुक्र चंद्रमा और शनि, ये 4 के 4 जो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं वो एक साथ लगन में मीन राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ में इस समय राहु चली रहे हैं। तो अब इनका परिवर्तन देखिए 5 दिसंबर तक यही स्थिति राहु केतु की रहने वाली है। तो देखा जाए पूरा वर्ष ही हो गया, 5 को वो चेंज करेंगे, वो सिंह से कर्क में आएंगे और ये राहु का भी परिवर्तन होगा, लेकिन पूरे वर्ष केवल गुरु का ही परिवर्तन हमें नजर आ रहा है अगर हम बड़े प्लेनेट की बात करें। तो फिर यही स्थिति रहने वाली है। तो बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिव या बहुत अच्छा बोलने को नहीं है कि जो चीजें हम फेस कर रहे हैं अभी यही हमें करना है। इसीलिए जैसे हमारे आचार्य जी ने, आदरणीय गुरु जी ने बताया कि भाई गुरु के चरण पकड़ लो, अपने इष्ट के चरण पकड़ लीजिए और मंत्र जाप का देखो बहुत महत्व है ना। और हम अपने धर्म की बात करें, सनातन, तो सनातन तो श्री हरि है। लोग सनातन की तरह तरह की व्याख्या देते हैं जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, लेकिन असली व्याख्या क्या है? भागवत पुराण में शुरुआत में कृष्ण जी ने कहा है कि हम सनातन, मतलब वो सनातन है। तो मतलब ईश्वर का रूप है हमारा धर्म जो है, तो हमें उसको ईश्वर के रूप की तरह ही पूजना चाहिए। आपने बाद में ये कहा कि कोई महामारी का युग भी बन रहा है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, तो कुछ आप ऐसा कहना चाहती हैं लोगों को कि वो ध्यान अपने स्वास्थ्य का, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो थोड़े से बचें इनसे? देखिए कोरोना के टाइम भी हम लोग यही कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाओ, सूर्य की रोशनी में बैठो, सूर्य को जल दो। हम जब सन को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं ना सूर्य को, क्योंकि प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कारक ग्रह है सूर्य, तो ओम गृणी सूर्याय नमः का अगर हम बोलते हुए एक सूर्य को जल देते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा उपाय है। और ये माना हुआ उपाय है कि जो लोग डेली सूर्योदय के समय जल देते हैं ना, उनका सच में वो शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे रीज़न है। बच्चे ये भी बोलते हैं भाई हम रात को देर पढ़ते हैं, देर तक तो सुबह उठना मुश्किल नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप भोर में ही दीजिए, मुझे लगता है कि भाई आप 7-8 बजे भी दे सकते हैं। और नहीं पॉसिबल है अगर, तो आप संडे को आदित्य स्त्रोत का पाठ कीजिए, आप रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष धारण कीजिए, एक मुखी नहीं जो आपको मिल जाए है ना, एक रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। उससे सूर्य और शिव दोनों की कृपा रहती है। अचानक से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, निर्णायक क्षमता बढ़ती है। देखिए आप रुद्राक्ष, अगर हम एक रुद्राक्ष भी पहनते हैं ना, बस ये होता है कि प्योर रुद्राक्ष होना चाहिए। तो मैंने देखा ऐसे लोग ना जल्दी गलत निर्णय नहीं लेते हैं, और इनके साथ अगर कुछ इनके अंदर ऐसी कमियां भी है, कुछ आदतें ऐसी हैं, तो वो भी धीरे धीरे छूट जाती हैं। तो वो धर्म को लेकर थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं। और सूर्य भी आपका कहीं ना कहीं बलवान होता है। अपने पिता की सेवा कीजिए, पिता को प्रसन्न रखिए इस वर्ष। पंडित जी, आपने आर्थिक व्यवस्था की बात करी, आपने बताया कि शेयर मार्केट के लिए कैसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। मैं सोने चांदी के दाम की अगर बात करूं तो इस समय सबसे बड़ा निवेश का एक सबसे अच्छा तरीका, सेफ तरीका माना जाता है। क्या ज्योतिष में कोई इस तरह की गणना भी होती है कि जहां आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकें कि सोना चांदी कहां जाएगा या निवेश कैसे करना चाहिए? इस पर भी कुछ रीडिंग होती है? बहुत तेजी से ऊपर जाएगा सोना भी और चांदी भी। अच्छा। तो जिन लोगों का बाकी शेयर में नुकसान हुआ है वो रिकवर कर जाएंगे अगर थोड़ा सा बुद्धिमानी से चले। अच्छा। तो जैसे ये मार्च अप्रैल का समय है, उसके बाद 2 मई के बाद का समय आएगा, और फिर जुलाई के बाद का समय आएगा, दिसंबर के बाद का समय आएगा। ये समय ऐसे हैं नवंबर, जब ये एकदम से बुलियन जो है, सोना चांदी तांबा, ये उठेगा और उठेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा। तो उतने बीच में जिसने कमा लिया सो कमा लिया, नहीं तो कोई उसको लाभ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोना इस बार फिर एक नया स्टैंडर्ड, नया स्केल बनाएगा। अब वो उसका समय जो है वो लगभग 3 जुलाई के बाद का समय है, 3 जुलाई से 3 दिसंबर के बीच का। तो ये वो समय है कि जो लोग अगर बुद्धिमानी से बुलियन मार्केट में काम करते हैं तो उनको बहुत मेजर लाभ हो सकता है। या मार्च अप्रैल में भी जो जिनकी आंखें एकदम लगी हुई हैं, तो ये उनको फायदा दे सकता है। अब इसके निटिग्रिटीज क्या है ये तो वो लोग जाने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा तो वो क्षेत्र है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपने उस चीज़ों को समझा और समझ के सेफली और फास्टली, दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षात्मक रूप से भी
और गति के रूप से भी, मतलब तुरंत खरीदो बेचो, तो आप बहुत इसी साल के अंत तक आते हैं तो मेजर और मैसिव बेनिफिट्स उठा सकते हैं उसके। और एक जो बात यहाँ पर आ रही थी मन की, देखिए बृहस्पति अतिचारी राजा, उधर मंगल जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, गृह मंत्री हमारा चंद्रमा जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, और बुध जो हमारा खाद्यान्न मंत्री है, तो गर्मी बढ़ेगी। उस प्रचंड गर्मी को सहने के लिए सब लोगों को जो भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और उसके साथ साथ जब खाद्यान्न डिले होता है, तो कोई भी चीज़ डिले होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी तो प्राइसिंग हाई हो जाएगी। तो इस वक्त वो थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। ये मजबूरी है, ये कोई भी गवर्नमेंट होगी या कोई भी किसान होगा, कुछ भी नहीं करा जा सकता, वो बढ़ेगी। ठीक है। तो बस गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि होर्डिंग्स को रेस्ट्रिक्ट करे, तो उससे चीज़ें मैनेज होकर चलती रहेंगी। लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी और क्रोध बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं और इसमें कहने की थोड़ा सा लिबर्टी चाहूँगा, और वो ये है कि चेंज इन लीडरशिप की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा। तो चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे वो सेंटर की लीडरशिप हो, चाहे कोई भी लीडरशिप हो जो जिसका मेजर इम्पैक्ट रहता है भारत पर, वो चेंज दिख रहा है, वो चेंज हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, एटलीस्ट खोज शुरू हो जाएगी, खोज शुरू हो जाएगी। तो ये जो इस साल के दोनों इलेक्शंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें एक कहीं कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। और इन इलेक्शंस में देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सतर्क रहती है, इधर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रहता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन थोड़ी सी भी सावधानी एडमिनिस्ट्रेशन से हटी तो दुर्घटना घटेगी। चलिए, ये सावधानी सरकार को बरतनी है और उनकी ग्रुप्स को बरतनी है। और हमें भी देखिए, अपने धर्म की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और उसके लिए अगर कहीं भी हमारे धर्म के मान का अपमान होता है तो हमें उठ के खड़ा होकर उसका प्रतिकार करना भी चाहिए, लेकिन वो कानून के दायरे में हो, वो सभ्यता के दायरे में हो। और तब हम यदि प्रतिकार, और पूरा समझ के केस है क्या, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती और एकदम से नहीं, अखबार क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, पुलिस का अपना क्या रोल है उसमें, जुडिशरी क्या कह रही है, सोच समझ कर डिसीजन दे। नहीं तो अफवाहें इतनी उड़ा देते हैं हम लोग कि खामखा झगड़े के ढोल बजने लगते हैं। तो वो सब चीजें से हमें बचने की जरूरत है। आप लोग इतनी गूढ़ बातें कर रहे हैं, आपने इतना अध्ययन किया हुआ है, आप एक एक मूवमेंट देखते हैं हर नक्षत्र की, हर ग्रह की। अब आ गया है एआई बता रहा है, बन गया है ज्योतिष, और आपको बता रहा है भविष्य। मैं आप दोनों से एक करके जानना चाहूंगी मैम। पहले आपसे, कैसे देखते हो आप इसको, कि क्योंकि एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास जो डेटा है उससे बता रहा है, बट पढ़ाई नहीं कर रहा है जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो आप कैसे देखती हैं इसको? बकवास है बिल्कुल। देखा जाए एक शब्द में तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी, क्योंकि और फील्ड की आप एक बार बात कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो कर रहे हैं ना, वो तो कहीं से भी मतलब स्वीकार के योग्य नहीं है। क्योंकि ज्योतिष में भी हम इतनी सारी कुंडलियाँ देखते हैं, इतने एक्सपीरियंस होते हैं तब, और हमेशा कुछ नए नए रूल्स बनते हैं, नई नई किताबें होती हैं, और इतना गहन अध्ययन, इतना डीप अध्ययन कि हम कहते हैं भी ना कि एक जन भी कम पड़ता है। तो एआई कैसे, उसमें तो डेटा फिक्स है ना, तो जो आपको उन्होंने प्रेडिक्शन दिया वही प्रेडिक्शन वो और भी किसी को देंगे। सेम केवल ग्रह नक्षत्र से चीज़ें नहीं चलती ना। हम जब किसी का प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, उनके कर्म भी देखते हैं, पाम रीडिंग भी करते हैं, और वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एआई में डेटा आपने डाल दिया, आपने जन्म तिथि डाल दी, ठीक है, टाइम डाल दिया, कुंडली आपकी यही बन के आएगी जो हम बनाते हैं। अब उन्होंने देखिया कि आपके जन्म के समय ये ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी, वो हम भी देखते हैं कि भाई आपका ये नीच का बृहस्पति है तो आपके जीवन में ये होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आते हैं क्लाइंट्स या जो लोग आते हैं, हम देखते हैं कि वो जीवन, उनकी दिनचर्या क्या है। भाई एक व्यक्ति का कितना भी बृहस्पति खराब है, सूर्य खराब है, जो सुबह उठ के सूर्य को जल दे रहा है, ठीक है, अपने इष्ट देव की आराधना से अपने दिन की शुरुआत कर रहा है, माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहा है,
तो उस व्यक्ति के ग्रह तो ऑटोमेटिकली ठीक हो रहे हैं। आप मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात से सहमत है ना, ठीक हो रहे हैं ना। तो एआई ये कैसे देख पाएगा? एआई कैसे देख पाएगा, पहली बात। और एक जो डेटा फिक्स है, उसी फिक्स पे वो 2-4 लोगों की रेमेडी, तो ये तो मुझे कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं लगता। कुछ समय तक ये चलना है, फिर रियलिटी सामने आ ही जाएगी। इस पर वेबसाइट्स बनने लगी थी, या जब गूगल पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आने लगे थे जिसमें अपनी कुंडली फीड करते थे, जिससे कुंडली मिलान कर रहा है उसकी कुंडली फीड करते थे और वो रिजल्ट दे देता था। कितने गुण मिल गए, कितनी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो केवल मंगली मैच थोड़ी होता है, वो 12 के 12 घर मैच होते हैं, सातों के सातों ग्रह, जिसमें जो हमारे पिंड 5 पिंड ग्रह, 2 छाया ग्रह, सब मैच होता है। अब वो नहीं करते थे, तो उसमें बहुत सारे लोग, देखिए जहाँ प्रेम संबंध था वहाँ तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे जहाँ पर संबंध बनाने थे वो नहीं बना पाए लोग, या मना कर दिया उन्होंने, तो उससे बहुत नुकसान फैला। अब एआई में ये मैं मानता हूँ कि ज्योतिषियों को अपना व्यवहार और ज्ञान ये दोनों ठीक करना पड़ेगा। ये तो मैं मानता हूँ। जो नवोदित ज्योतिषी आए हैं उनको भी मेरी ये सलाह है कि अपना ज्ञान और व्यवहार दोनों ठीक करें। अब एआई क्या करेगा? बच्चे ने फीड कर दिया, ये ज्यादातर यंगस्टर्स ही करेंगे, कोई बड़ी एज के लोग तो करेंगे नहीं। उसने फीड कर दिया और उसके लिए जो मशीन है या जो उसके लिए सॉफ्टवेयर है वो खुदा है, वो सत्य वो है, भगवान उसके लिए है वही उसके सत्य लिए। है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये इस साइबर एज के बच्चे हैं, तो वही उनके लिए भगवान है। अब वो कहेंगे कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये, तो मेरा तो अच्छा हुआ, लेकिन नहीं अच्छा होगा। तो वो क्या करेगा? ज्योतिष को नुकसान का है, वो जो कहेगा एस्ट्रोलॉजी बेकार है। अब उससे नुकसान क्या होगा कि जो एक अध्यापक की भूमिका होती है क्लास में, वो केवल स्टूडेंट को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, और अगर वो केवल सब्जेक्ट पढ़ाता है तो गलत करता है। सौभाग्य से मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो वो गलत करता है। अब एक बच्चा डल बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन है इंटेलिजेंट, तो शिक्षक अगर कोई है, हृदय से शिक्षक है, उसके पास जाएगा, बेटे क्या बात हुई, बेटी क्या बात हुई, क्यों ऐसे हो, और उससे कुछ बात करेगा, अगले दिन से वो फिर से बोल्ड नई ऊर्जा के संग आ जाएगा। एआई कैसे करेगा? लोगों का ज्यादा नुकसान होगा। जैसे एक डॉक्टर का उसके मेडिकल साइंस हार्मफुल हो जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस व्यक्ति का पेट कटा है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोगों को समझना जरूरी है कि एआई बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन एक डेवलप्ड सोसाइटी का या सोशल डेवलपमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। यह हमें मान के चलना पड़ेगा। और यदि हमने एआई को अपने सर पर बिठा लिया तो वो उसका जो इंटरफेस है वो हमारे ब्रेन में जो घुस जाएगा, तो हम पूरा समाज तबाह कर देंगे। वो तो इंटरनेशनलिज्म की बात करेगा, हम अपना नेशनलिज्म संभाल रहे हैं, तो मैसिव नुकसान होगा। मैम, अब ये भी बताइए मुझे कि बहुत सारे ग्रह जो हैं अपनी जगह बदल रहे हैं। मई से कहा जा रहा है कि वक्त बदलेगा, जून से कहा जा रहा है वक्त बदलेगा। कौन कौन सी राशियों के लिए क्या क्या अलार्मिंग है, क्या क्या अच्छा है, संक्षेप में बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है, जब जैसा मैंने बताया मीन राशि में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो इस वर्ष अगर हम बात करें मेष से स्टार्ट करें तो मेष राशि, वृष मेष के, क्योंकि पंचम भाव में भी गुरु गोचर करेंगे, तो मेष हो गया और वृष राशि हो गई। मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि, देखिए हमारे देखा जाए तो हमारे मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के क्योंकि शनि पंचम भाव में आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के, तो ये ना हमारी मानसिक स्थिति, मन स्थिति थोड़ी कंट्रोल होती है पंचम भाव से। तो कभी कभी हम बड़े गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, तो इस वजह से वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना है। जिनकी 7.5 चल रही है, कुंभ, मीन और मेष, लेकिन मेष के लिए अच्छा है। जो ग्रह गोचर चल रहे हैं वो मेष के लिए, मुझे लग रहा है उनका कोई रुका कार्य था वो अब बनेगा। मेष राशि वालों का कुल मिलाकर समय अच्छा जा रहा है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही
क्योंकि तीसरे भाव में गुरु हैं और 2 जून के बाद उनके चतुर्थ में गुरु आ जाएंगे कर्क राशि में। तब हो सकता है कि कोई नए घर का अगर उनका सपना है, नई गाड़ी का सपना है, वो पूरा होगा। प्रमोशन के चांसेस है, जॉब में कुछ अच्छा होने वाला है इनके लिए। चुनौतियाँ आएंगी कुंभ राशि के सामने, वृश्चिक राशि के सामने चुनौतियाँ आएंगी और तुला राशि के सामने। तो इन राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है, कोई भी बड़े निर्णय सोच समझ के लेना है। या एक होता है ना कि पेपर्स पे साइन करते समय बहुत सोचना है, किसी की गारंटी नहीं लेनी है, इस तरह की कुछ चीज़ें इनको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज कुल मिला के सभी राशियों को कुछ उपाय, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई भगवान की आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो सके तो इस वर्ष होता है ना कि राशियों के अकॉर्डिंग भी हमारे शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, तो किसी न किसी धार्मिक स्थान की यात्रा अवश्य कीजिए। तो जैसे मीन राशि के लिए त्र्यंबकेश्वर है, तो इस तरह से हर राशि के एक ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव भी मिलना है। अपना जो भी किसी भी ज्योतिर्लिंग में उनकी श्रद्धा है, आस्था है, तो इस वर्ष अवश्य कीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान का आप नाम लेते हैं तो सभी राशियों के लिए अच्छा है। 7.5 वाले लोगों को थोड़ा सा शनि का उपाय मेजर यही है कि भाई मजदूर वर्ग की सेवा थोड़ा कर दें। अगर हर शनिवार को, ये जो ढैया चल रही है, धनु राशि वाले हैं हमारे, मीन, मेष और ये कुंभ राशि वाले, इन लोगों को क्या करना है, सिंपल उपाय बता देती हूँ कि एवरी सैटरडे अगर ये कुछ मजदूर वर्ग को 8 की संख्या में मिल जाए या ज़्यादा, तो उनको अगर भोजन कराते रहते हैं तो इनके लिए 7.5 के भी जो दुष्प्रभाव है वो इनको नहीं होंगे। और थोड़ा सा मन और मस्तिष्क का इस वर्ष ना, थोड़ा सा एक होता है ना, मन और मस्तिष्क में एक द्वंद्व रहेगा इस वर्ष। तो वो सामंजस्य, वो बैलेंस इनको बनाना है इस बार, कि जो मन कह रहा है और दिमाग कुछ और कहेगा। तो फिर वो इनको सेल्फ डिसीजन लेना है कि क्या इनके लिए हितकारी है। अदरवाइज सभी राशियों के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी राशियों के लिए अच्छा है। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे। बहुत सारे लोग नवरात्रे जो है मनाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, कई लोग नहीं भी मनाते हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये नया साल शुरू हो रहा है हिंदू वर्ष कैलेंडर के हिसाब से, क्या उपाय लोग कर सकते हैं कि उनके लिए ये साल ठीक जाए? इस बार तो जितनी साधना कर ले कम ही है। 9 के 9 दिन उपवास रखें, 10वें दिन उपवास खोलें। कोई 7वें दिन खोल लेता है, कोई 8वें दिन खोल लेता है, कोई 9वें दिन में खा पी के निबट जाते हैं। नवरात्र यानी 9 दिन का जप, 9 दिन की साधना के बाद 10वें दिन की सुबह भोजन करा के कन्याओं को, फिर उसके बाद वो अपना उपवास खोलें। अच्छा, मान लीजिए कि उनके घर की परंपरा है कि हम सप्तमी को, किसी के अष्टमी को, किसी के नवमी को, उसी दिन हम कंजके खिलाते हैं, तो खिला दें, लेकिन अपना पारण ना करें उपवास का। तो खिलाना है खिला दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अपना सुबह प्रणाम करके, भगवती को धन्यवाद करके, रक्षा मांग के, और उसके बाद फिर सूर्योदय जब हो जाए तो यज्ञ करके फिर पारण करें, ये मैं कहना चाहूँगा। तो 9 दिन जितनी साधना हो सके उतना कम है। और जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, अब उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन सुबह ध्यान कर सकते हैं और शाम को दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अर्गला का पाठ कर सकते हैं, है ना। तो या सप्तश्लोकी दुर्गा याद कर लें, दिन में जब मौका मिले वो कर लें, और रात में फिर निशीत काल में जप साधना करें। तो बस मैया प्रसन्न हो जाएंगी। तो मैया प्रसन्न हो गए तो वैसे भी सब बढ़िया ही बढ़िया है, क्योंकि ग्रह तो उनके चरणों में है, ग्रह तो सेकेंडरी है। अच्छा, ग्रह की बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रह कॉज नहीं है किसी प्रॉब्लम का, ग्रह इंडिकेटर है किसी प्रॉब्लम का। जैसे आपको राइट मोड़ना है तो आपने राइट मोड़ने राइट इंडिकेटर दिया, तो इंडिकेटर से नहीं मुड़ेंगे आप। हाँ। मुड़ेंगे अपने कर्म से। हाँ। इंडिकेटर पीछे वाले को बता रहा है कि अड़ मत जाना मेरे से, मुझे राइट जाना है। तो ग्रह इफेक्ट है। तो अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार, इष्ट के, गुरु के सानिध्य में रहना और लगातार जप करना और तीर्थ यात्रा करना, क्योंकि पानी से और कुछ नहीं, तन तो शुद्ध होता ही है। और एक जब तन शुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं मन को अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा हो सके कि जल स्नान
गंगा जी में जाके हो सके, नर्मदा जी में जाके हो सके, कावेरी जी में जाके हो सके, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक बार सुबह एक बार शाम घर पे हर हर करके नहा तो सकते ही है। चलिए, पानी का इतना महत्व गुरुदेव ने बताया है। तो आज की जो चर्चा रही वो यही कि नया साल शुरू हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे कर्म हमारे हाथ में है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, स्वस्थ रहिए, अपने ईश का ध्यान करिए, अपने कर्मों का ध्यान रखिए, और जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुश रह सकते हैं और आसानी से ये साल निकाल लेंगे अगर हम थोड़ा सा कर्म अपना ठीक कर ले तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के लिए आने के लिए बतरस में। आपका भी शुक्रिया बतरस देखने के लिए।